नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन पेपर है। अब ये कौन सा सेट है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का पेपर है। अगर आप इन प्रैक्टिस सेटों को आप करके जाएंगे तो मेरा मानना है तो आपको काफ़ी लाभ होगा। लाभ ये होगा कि आपको सबसे पहले पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा पुटअप होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कैसे लिखने का तरीका होता है। तो आप ये इसी समय पर सीख पाएंगे जब लास्ट टाइम है। तो अब आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट है, लगभग सभी अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अब ज़रूरत है कि आप अपने जो प्रैक्टिस सेट है उसे लगाएं, क्वेश्चन करें, एक एक घंटे का पेपर करें, कम से कम बैठें, तैयारी करें और देखें क्या 3 घंटे में आप पेपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज पहला पेपर है, सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है 2024 भौतिक विज्ञान 346 FS इसका कोड है। अब इसमें देख लेते हैं फर्स्ट क्या है। पहले MCQ क्वेश्चन होंगे। तो MCQ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो देखिए, कल नहीं, जो पहले एक हमने वीडियो डाली थी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, उसमें आपको समझाया था कि लैम्डा बराबर होता है H/mv और कण की गतिज ऊर्जा होती है K बराबर हाफ mv²। ये पता ना हमें। तो हम यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, रूट में होगी 2K/m। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे H/mv में। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर H/mv है ना, तो m छोड़ दीजिए और रूट में हो जाएगा 2m/k। ये हो गया ना 2K/m, सॉरी 2K/m। और जो m होगा इसे रूट टाइम डिवाइड कर देगा, ये नियम होता है ना, तो इसे रूट टाइम ये डिवाइड कर देगा। ये आपको अब फिर कितना बनेगा, फिर ये बनेगा लैम्डा इक्वल टू H/रूट में 2m के, लैम्डा इक्वल टू H/रूट में 2m के हो जाएगा, है ना। अब ये जब इतनी वैल्यू हो जाएगी तो इसका आंसर हो गया ये, क्योंकि हमने गतिज ऊर्जा को K माना है, इसने ही माना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की जब व्याख्या की थी हमने, तो हमने आपको बताया था विस्तार में वैद्युत चालन वाले चैप्टर में। जिसने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो अनुगमन वेग में संबंध ये था, Vd इक्वल टू था E/m, ये था। अब ओम के नियम में हमें ये पता है कि चालक की जो भौतिक अवस्था होती हैं वो अपरिवर्तित रहती हैं, वो चेंज नहीं होंगी। अब भौतिक अवस्था क्या होती हैं, तो भौतिक अवस्था होती हैं प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें होती हैं ना। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो जो श्रांति काल होता है वो चेंज नहीं होगा, तो श्रांति काल भी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी ये तीनों फॉर्मेट जो है, तीनों चीज़ें हैं, तीनों टर्म ये कांस्टेंट हो जाएंगी। जब ये कांस्टेंट हो जाएंगी तो Vd जो होगा वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा E के, केवल वैद्युत क्षेत्र बदलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, C सही होगा, Vd अनुक्रमानुपाती E। तो अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ही सवाल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं और। देखिए, गैर है प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। तो जो ये बताया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, उसने विस्तार से समझाया था। उसने बताया था कि जब अल्फा कण को हम नाभिक की ओर अग्रसरित करते हैं, उसने किया था प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो इनके बीच बल लगता है वैद्युत बल, वो प्रतिकर्षण बल होता है, क्योंकि अल्फा कण पर भी प्लस चार्ज होता है, नाभिक पर भी प्लस चार्ज होता है। तो वक्र पथ पर गति करता है, और जो वक्र पथ जो होता है वो अल्फा कण का वो अति परवलयाकार होता है। इंपॉर्टेंट है, अल्फा कण की ही बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, ना प्रोटॉन की ना इलेक्ट्रॉन की। तो जब अल्फा कण नाभिक की ओर जाएगा तो उसका जो पथ होगा, देखिए बहुत बार परवलयाकार होता है, मतलब हमने बहुत जगह पढ़ा है कि सब मतलब प्रक्षेप्य गति का पथ परवलयाकार होता है, और भी कई जगह हमने परवलयाकार पढ़ा है। तो ऐसा ना हो कि आप इसका आंसर भी परवलयाकार ही लगा दें। तो जो प्रकीर्णित अल्फा कण होता है उसका पथ होगा अति परवलयाकार। याद रखना है, नोट कर लेना है बिल्कुल, ठीक है, बोलना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। और जो पढ़ना है विस्तार से तो आप जाकर पढ़ सकते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, चैप्टर नंबर 11 है एक्टिव वाली बुक में, चित्रा प्रकाशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो किसके लिए अधिकतम है। तो नीले रंग के प्रकाश के लिए, हरे रंग के लिए, लाल रंग के लिए या पीले रंग के लिए। तो आपको याद रखना है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसमें अपवर्तन सबसे कम होता है, यानी विचलन बहुत कम होगा। और जिसका विचलन कम होगा उस रंग की फोकस दूरी अधिक होगी, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/अपवर्तन के।
ये याद रखना है आपको कि अपवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती है। अब अपवर्तन किस में कम होता है? जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो। अब तरंग दैर्घ्य हमें पता है, कहाँ से पता है हमें? ये पता है विबग्योर से, VIBGYOR, यही है ना। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य आर की और सबसे कम होती है बैंगनी की। आवृत्ति इसकी सबसे अधिक होगी, लाल की सबसे कम होगी, लेकिन जो फोकस दूरी है डिपेंड करती है तरंग दैर्घ्य पर। एक ही बात है, आवृत्ति पे भी डिपेंड कर रही है ना। जिसकी आवृत्ति सबसे कम होगी उसका अपवर्तन सबसे कम होगा, है ना। तो उसकी फोकस दूरी अधिक होगी, ये आपको याद रखना है। तो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी क्योंकि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है इसलिए उसमें अपवर्तन सबसे कम है। जब अपवर्तन सबसे कम है तो उसकी फोकस दूरी सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो या संधारित्र हो तो परिपथ में वह शक्ति कितनी होगी, ये भी देख लेना हमें। तो हमें याद रखना है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से। ठीक है, देखिए जब ऐसी स्थिति होगी तो हमें पता है कि औसत शक्ति क्षय का फॉर्मूला होता है P बराबर VI cos फाई। cos फाई या शक्ति गुणांक होता है। अच्छा, अब आपको याद रखना है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल या तो संधारित्र हो या शुद्ध प्रेरक की कुंडली हो तो फाई की वैल्यू 90 होती है, 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। जब प्रतिरोध होगा केवल R तो फाई हो जाएगा 0, तो उसमें शक्ति क्षय होता है ना। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जब शुद्ध धारिता हो यानी शुद्ध संधारित्र हो या शुद्ध प्रेरक की कुंडली हो तो फाई की वैल्यू 90 होगी। जब cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो P की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सेकंड सही होगा, याद रखना है। देखिए कॉन्सेप्चुअल होते हैं MCQ भी, ऐसी बात नहीं है कि आप यूँ ही कर दोगे। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा आप आसानी से नहीं कर पाओगे, तो कहीं बाकी लगा के आ पाओगे, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, ये पूछा गया है। देखिए कूलाम के नियम से ही कर सकते हैं। एफ जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/k के, है ना। जब ये कंडीशन है तो ये हो जाएगा F1/F2 बराबर हो जाएगा K2/K1, उल्टा हो जाएगा। अब F1 की वैल्यू कितनी है? 80 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 8 है। K1 की वैल्यू कितनी है? 1, और K2 की हम निकाल लेंगे। तो 8 से कितनी बार डिवाइड होगा? 10 टाइम, तो K बराबर आ जाएगा 10। तो ये हुए इसके MCQ। सारे MCQ क्वेश्चन अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, आसान भी नहीं कह सकते, हार्ड भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके अति लघु क्वेश्चन। तो अति लघु क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लेंस की वायु में फोकस दूरी और लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए जो लेंस की फोकस दूरी होती है पतले लेंस की, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1 और 1/r1 - 1/r2, यही तो फॉर्मूला होता। अब आपको याद क्या रखना है? देखिए एक ही लेंस है, वक्रता त्रिज्या तो चेंज होगी नहीं, तो चेंज क्या हुआ? अपवर्तनांक चेंज हुआ। जब लेंस को द्रव में डुबोते हैं तो प्रभावी अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए जब वायु में था तो ANG था अपवर्तनांक, और जब द्रव में था तो अपवर्तनांक चेंज हो गया, वो हो गया LNG -1। तो R1 R2 तो जो का तो रहेंगी, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? हम बहुत आसानी से ये लिख सकते हैं कि FA/FL इक्वल टू होगा LNG -1, है ना, और बटे ANG -1। तो ये होगा अनुपात, यही लिखना है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी नहीं दिखाएंगे, केवल आप इतना भी लिख सकते हैं, यही लाइन, है ना। ज़्यादा ये नहीं कि समीकरण 1 बनाओ समीकरण 2 बनाओ, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन की जो मूल ऊर्जा होती है पहली कक्षा है, और इसमें जो इसकी ऊर्जा होती है -13.6 eV। तो अब इसकी आयनन विभव कितना होगा? तो आयनन विभव उतना होगा जितना इतनी ऊर्जा दे सके इसे कि इसकी जो ऊर्जा है वो 0 हो जाए। तो कितने पर होगी 0? +13.6 पर होगी। तो +13.6 eV इसका आयनन विभव होगा, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमेय सूत्र लिखिए। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है वैद्युत चालन वाली, तो मैं आपको सुझाव देता हूँ पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमें पता है वैद्युत चालकता क्या होती है। तो वैद्युत चालकता होती है वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है वैद्युत चालकता। तो G बराबर हो जाएगी 1/R। जब 1/R होगी तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, ये होगा ना। अब इसका विमेय सूत्र क्या होगा? उल्टा कर दीजिए, जो प्रतिरोध का होता है उसका अपोजिट, जो प्लस में उन्हें माइनस कर दीजिए, जो माइनस है उन्हें प्लस कर दीजिए, तो ये आएगा निकल के, है ना। तो इतना आ जाएगा ये निकल के, तो ये प्लस हो जाएगा, ए वाला प्लस में है, तो ये इसका विमेय सूत्र होगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। अब धारा के कई मान होते हैं, एक तो वर्ग माध्य मान होता है, एक धारा का शिखर मान है, धारा का आभासी मान होता है, धारा का वास्तविक मान भी होता है ना, ये भी आपको याद रखनी है। एक प्रभावी धारा भी होती है। तो अब जो अमीटर होता है वो धारा के वर्ग माध्य मूल मान को दर्शाता है, यानी IRMS को। ये आप लिखेंगे, ये देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन है, एक एक लाइन में ही लिखेंगे। तो IRMS बराबर होता है I0/√2। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो प्रयुक्त मीटर होता है वो धारा के वर्ग माध्य मान को दर्शाता है। कौन से मान को? वर्ग माध्य मूल मान। इतना प्रयास करेंगे जब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही लाइन में कर दिया जाए, है ना, आवश्यकता के अनुसार। बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये होगा क्लियर। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन है डे नंबर 6 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी 1-1 नंबर के। देखिए इस पर दिया हुआ है कि होल पर कितना आवेश होता है और पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। ये बहुत आसान है। पीएन संधि डायोड का संकेत ये बना सकते हैं आप ऐसे करके, ये पी लिख दीजिए, यहाँ एन लिख दीजिए, बस ये बना दीजिए तो फिगर, तो ये हो जाएगा पीएन संधि। और मैं इसको आपको फिगर दे दूँगा, ठीक है। सारी जितना भी ये चैप्टर मतलब पेपर है इसका मैंने सॉल्यूशन PDF में बना दिया है। जिसे भी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। चलिए देखिए, होल पर कितना आवेश है ये पूछा गया है। तो होल होता है खाली स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और कितना होगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो उस पर आवेश कितना होगा? प्लस के 1.6 10⁻⁻19 होगा। तो इतना आवेश होगा, और ये फिगर आप बना सकते हैं। तो आसान है आपके लिए ये क्वेश्चन। अच्छा, 1-1 नंबर क्वेश्चन में फिर कहता हूँ कम ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। चलिए देखते हैं, इसका भी आखिरी क्वेश्चन है ये कि रेडियो तरंगों और सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है ना। तो ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 से, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो जिसने भी वो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है पहले उसे पढ़ लीजिए आप अच्छे से, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर ही आने वाला है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपको याद रखना है। तो रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो रेडियो तरंगें होती हैं उसकी जो आवृत्ति होती है सबसे कम होती है, कुछ तरंगों में, सभी में नहीं। तो रेडियो तरंगों के बाद माइक्रो तरंगें यानी सूक्ष्म तरंगें आती हैं, उसके बाद इंफ्रारेड आती हैं जिन्हें अवरक्त तरंगें बोलते हैं, उसके बाद विजिबल तरंगें यानी दृश्य तरंगें आती हैं। ये आपको याद रखना क्रम, है ना। तो ये आवृत्ति का क्रम है। अगर तरंग दैर्ध्य का क्रम पूछा जाए तो दृश्य तरंगों की सबसे कम होगी, उसके बाद इंफ्रारेड यानी अवरक्त की होगी, उसके बाद माइक्रो की होगी, और उसके बाद रेडियो यानी रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक है और आवर्ती इनमें सबसे कम है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए। तो चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है लगभग 1 नंबर में, तो आपको ये पढ़ के जाना है ठीक से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका क्या है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है? तो मैंने आपको बता रखा है, कोई भी नाभिक होगा, जैसे मान लीजिए अल्फा कण है 2He4, तो ये जो 4 है इसमें, ये इसमें न्यूक्लियन की संख्या है, न्यूक्लियन, है ना। अब न्यूक्लियन क्या होते हैं? मतलब न्यूक्लियन तो क्लियर हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है उन दोनों का योग न्यूक्लियन कहलाता है। अब द्रव्यमान क्षति क्या होगी? तो इन न्यूक्लियन का द्रव्यमान टोटल, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये तो हो गया न्यूक्लियन का द्रव्यमान। तो न्यूक्लियन के द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान में कुछ अंतर हमेशा होता है, जिसे कहते हैं हम द्रव्यमान क्षति, है ना। अब बंधन ऊर्जा क्या होगी कि नाभिक को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। इतना आपको याद रखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों की डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका कि क्राउन कांच में द्विअवतल लेंस बनाना है। तो लेंस की पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक है 1.65, ठीक है। द्विअवतल लेंस बनाना है और त्रिज्या हमें पता नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि माना अब हमें पता है जो अवतल लेंस होता है उसकी प्रथम वक्रता त्रिज्या यानी प्रथम पृष्ठ की वो माइनस में होगी और दूसरी वाली पॉजिटिव होगी। तो ये मान लिया मैंने कि माइनस के R1 जो है बराबर है प्लस के R2 के और बराबर है दोनों R के, ये मैंने मान लिया। क्षमता उसने दे रखी है -2.5 डायोप्टर। फोकस दूरी निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 100/P। अब 100 कितना हो जाएगा 2.5, तो कितनी आई 40 आई माइनस के, ये निकल आई -40। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/F = n-1 और 1/R1 -1/R2, ये फॉर्मूला है। तो -1/40 होगी 40, है ना। अब क्राउन कांच का अपवर्तनांक था कितना 1.65, उससे 1 माइनस कर दीजिए तो 0.65 बचा। वक्रता त्रिज्या पहली -1/R, दूसरी -1/R, क्योंकि दूसरी पॉजिटिव होती है। तो ये वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा ज़रा देख लीजिए एक बार। तो ये होगा -1/40 =
0.65 और ये माइनस के 2/r जुड़ गए ना, तो माइनस से माइनस क्रॉस खत्म कर दीजिए। तो r बराबर कितना आएगा, 40 में मल्टीप्लाई करिए 0.65 और इंटू 2 की। जब इस मल्टीप्लाई को करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू आएगी 52 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आएगी निकल के आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, आते ही हैं न्यूमेरिकल, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसने कहा कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति स्थिति में प्रक्रिया प्रचालन को समझाइए। चलिए इसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आप इसे देख लेंगे पीएन संधि डायोड के अग्र अभिविन्यास को, कि जब पी सिरा प्लस से और एन सिरा माइनस से जोड़ा जाता है तो इसे अग्र अभिविन्यास कहते हैं। प्रभाव क्या होगा, प्रभाव होगी कि अवरोध परत पतली हो जाती है, इलेक्ट्रॉन व होल आसानी से पार कर जाते हैं। देखिए अवरोध परत होती है और जिसे अवक्षय परत भी बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन और कोटल विसरण करते हैं तो वहाँ एक परत बन जाएगी पी और एन के बीच में, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन और कोटल दोनों ही पाए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएँ। ओके, तो इलेक्ट्रॉन व होल आसानी से पार हो जाते हैं, धारा प्रवाहित होने लगती है और जो चालक होगा वो डायोड जो होगा वो चालक बन जाएगा। ये आपको याद रखना है, आप इतना ही लिखेंगे 2 नंबर में केवल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देख लीजिए क्वेश्चन, क्या मीटर में शंट प्रतिरोध बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका प्रसार जो घटेगा और सुग्राहिता बढ़ेगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होगा कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा, है ना। तो प्रथम स्थिति ले लीजिए, प्रथम स्थिति में मैं डेल्टा 1 मान लेता हूँ और इसका अपवर्तनांक है 3/2 -1 और इंटू ए हो गया, तो कितना बचा 1/2 इंटू ए, ये डेल्टा 1 की वैल्यू आई। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अच्छा जब जल में डुबो देंगे तो प्रभावी अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक, तो 3/2 बटे 4/3 तो 9/8 हो जाएगा। तो डेल्टा 2 बराबर कितना होगा 9/8 -1 और इंटू ए, ये हो जाएगा सेकंड कंडीशन। अब ये तो इक्वेशन फर्स्ट आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या बचेगा कि डेल्टा 2 बराबर हो गया 1/8 इंटू ए। इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 4 लिख लीजिए इसे और इंटू ए हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा 1 की वैल्यू है ना। तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा 1/4। तो यही हमें सिद्ध करना था कि जल में डुबोने पर जो न्यूनतम विचलन होगा वो 1/4 रह जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इसके बाद अब विस्थापन धारा की सार्थकता और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात करना है या अंतर ज्ञात करना है। देखिए कर सकते हैं कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा होगी विस्थापन धारा और आवेश प्रवाह के कारण होती है धारा चालन धारा, ठीक है। तो कर सकते हैं आसानी से, चैप्टर नंबर 13 में दिया हुआ है, वैद्युत चुंबकीय तरंग वाला चैप्टर देखेंगे। इसी प्रकार नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को उदाहरण देकर समझाना है। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि जब भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है वो कहलाता है नाभिकीय विखंडन। यूरेनियम का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, है ना। बेरियम में टूटेगा, क्रिप्टॉन में टूटेगा, कौन 92 में यूरेनियम 238, तो बेरियम में टूटेगा 56 पर है, 36 पर क्रिप्टॉन है, वो टूटेगा उसमें और कुछ ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद है नाभिकीय संलयन, जब 2 छोटे हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाएंगे वो कहलाता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो ये भी बता सकते हैं, आप कर सकते हैं 2 नंबर के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक की गोली है पी और उसका द्रव्यमान दिया है और अवशिष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। तो क्या करना है, संतुलन की अवस्था की कंडीशन हमें पता है कि जब कोई आवेशित कण संतुलन में हो तो क्यू बराबर होगा mg। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्यू चाहिए, क्यू कैसे निकलेगा, क्यू बराबर mg/e, लेकिन ई भी नहीं है तो लेकिन ई निकाल सकते हैं, ई बराबर v/d। अब वी कहाँ है, ये रहा, डी ये रही, दोनों वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो जब क्यू की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर फॉर्मूला हम क्या लगाने वाले हैं, आवेश का क्वांटीकरण, ये लगाएंगे ना। तो आवेश के क्वांटीकरण से आसानी से निकाल लेंगे कि n बराबर हो जाएगा q/e। तो यहाँ पर q की वैल्यू जो आएगी वो लगभग आएगी 6.4 10⁻⁻90 वैल्यू पुट करने के बाद e की वैल्यू रखेंगे 1.6 10⁻90, इसे काट दीजिए, इससे 4 टाइम कटेगा, है ना। ये क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है, आप कर सकते हैं और मैंने इसे वीडियो में भी समझाया हुआ है। जो विद्युत विभव के सवाल हैं उसमें इस सवाल को मैंने किया है, विस्तार से किया है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को, जो विद्युत विभव के न्यूमेरिकल हैं। देखिए क्वेश्चन तो आएगा, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है इसका नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, इनका संचरण आरेख बनाइए। और ये क्वेश्चन भी आपको करना है विद्युत चुंबकीय तरंगें वाले चैप्टर से, आप कर सकते हैं आसानी से। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत भी आपको तैयार करना है उस चैप्टर से। चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए और संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। तो पहली बात तो व्यतिकरण क्या होगा कि जब दो परिगामी तरंगें किसी माध्यम में एक साथ संचरित की जाती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है, किसी बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है, तो इस स्थिति को कहते हैं व्यतिकरण।
अच्छा, जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होगी वो संपोषी व्यतिकरण होगा, जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होगी वहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा। देखिए परिगामी तरंगें ये चलती हैं ऐसे करते हुए, तो आपस में जहाँ ये कोरिलेट करेंगे, आपस में जुड़ेंगी, कोलैप करेंगी, तो वहाँ तीव्रता अधिकतम होगी, तो उस बिंदु पर होता है संपोषी व्यतिकरण। जहाँ ये दूर दूर होती हैं वहाँ होता है विनाशी व्यतिकरण। आपको याद रखना है, लिख सकते हैं। अच्छी डेफिनेशन है, कोई हार्ड डेफिनेशन है नहीं, ठीक है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है एक छोटी सी डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ऑक्सीजन परमाणु है, उसके द्रव्यमान दिया हुआ है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का दिया है और न्यूट्रॉन का दिया है। देखिए, तो पहले आपको निकालनी है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति कैसे निकलेगी? सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि इसमें 8 तो प्रोटॉन होते हैं, तो 8 प्रोटॉन के द्रव्यमान में 8 की मल्टीप्लाई, 8 ही इसमें न्यूट्रॉन है तो 8 के न्यूट्रॉन के द्रव्यमान मल्टीप्लाई, 8 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में भी 8 की मल्टीप्लाई, माइनस करना नाभिक का द्रव्यमान जो दे रखा है ये 16। ठीक है, तो इतना आप समझ के यहाँ से निकलेगी द्रव्यमान क्षति। जब द्रव्यमान क्षति निकल जाएगी तो फिर निकालेंगे हम बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला डेल्टा एम गुणा 931, ये फॉर्मूला होता है। जब ये निकलेगी तो ये कुल बंधन ऊर्जा निकल के आएगी, तो फिर निकालनी है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो हम क्या करने वाले हैं, जो भी वैल्यू निकल के आएगी की उसमें 16 का भाग दे देंगे, क्योंकि इसमें न्यूक्लियन की संख्या कितनी होती है? 16 होती है ना, तो 16 का भाग दे देंगे हम, तो ये निकल जाएगा आंसर इसका जो भी होगा। ठीक है, देख लेंगे आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों में धारा समान दिशा में और विपरीत दिशा में है। देखिए डेरिवेशन मैंने कल वाले ही वीडियो में विस्तार से की है, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र में, और उसका फॉर्मूला भी ये होता है F बराबर μ0/2 पाई। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपको सलाह है पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आप आसानी से समझ सकें इसे भी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इसका F का। अब कंडीशन दी रखी है, फर्स्ट कंडीशन है कि जब चालकों में धारा समान दिशा में हो, तो समान दिशा में होंगी तो बल लगेगा आकर्षण, विपरीत दिशा में होंगी तो बल लगेगा प्रतिकर्षण। तो ये भी क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था पूछी गई है, उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित करना है। भुजाओं के बीच प्रतिरोधों के प्रतिरोधों के बीच संबंध होता है P/Q बराबर R/S। इसको भी मैंने सरल परिपथ वाली वीडियो में विस्तार से समझाया है, अच्छे से डेरिवेशन की है, आया हुआ है, आप देख सकते हैं उसे भी, है ना, और समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है, मैंने उसमें वैसे विस्तार से समझाया, आप समझ ही लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसके अथवा में दिया है एक प्रतिरोध है तार का 16 ओम, और उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए इस न्यूमेरिकल को भी मैंने अपनी वीडियो में किया है, जो विद्युत चालन वाला वीडियो है उसमें न्यूमेरिकल है स्पेशल, है ना, तो उसमें केवल न्यूमेरिकल मैंने किए हैं, तो उसमें इस न्यूमेरिकल को किया हुआ है, तो इस न्यूमेरिकल को भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट देखिए, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे? तो ये भी डेरिवेशन में करा चुका हूँ पहले ही, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, विद्युत धारिता वाला चैप्टर। वैसे इसका फॉर्मूला ये आएगा निकल के, C बराबर होगा KA/0/D, ये होगा। अब इसने पूछा है इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे, तो धारिता बढ़ा सकते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दीजिए और क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए और माध्यम का जो पराविद्युतांक है उसे बढ़ा दीजिए। ये तीन चीज़ें बढ़ा के आप धारिता हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, ये आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा बोर के क्वांटीकरण अभिकृत क्या है, इसका स्पष्टीकरण दे ब्रोगली द्वारा किस प्रकार किया गया, तो बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। देखिए इसके लिए मैं विस्तार से एक वीडियो बनाने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये कन्फर्म है, तो इसे मैं आपको विस्तार से समझाऊँगा अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसके अगले बार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा KT कोटि की है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। इस तरंग दैर्घ्य की फोटोन की ऊर्जा भी ज्ञात करिए, और के है हम वोल्टसमान नियतांक। तो पहली बात तो यह है कि E बराबर होती है KT, ये गतिज ऊर्जा हो गई। अब K की वैल्यू हमें नहीं भी दी हो तो याद रखना कि 8.6 10⁻⁻5 होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति डिग्री, है ना। K की वैल्यू मिल गई, ताप हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, और केल्विन में चेंज करके E का मान निकालेंगे, है ना। जब यहाँ E की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारे पास तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर H/√2mE, है ना। अब जब लैम्डा निकल जाएगी तो E बराबर हम फॉर्मूला लगा देंगे Hc/λ, तो ये निकल के आएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, आसानी से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसका प्रतिबिंब बनाना है। देखिए पेपर कराने का मेन जो हमारा मकसद वो ये है कि आप ये जान लीजिए कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है तो हम कैसे उसका तैयारी कर पाएंगे।
तो इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। लास्ट टाइम पे पेपर लगाना चाहिए जिससे हमें ये पता रहे किस चैप्टर से क्या आएगा और कौन सा क्वेश्चन पहले आ चुका है, क्या तैयार करना है क्या तैयार नहीं करना है ना। इतना बड़ा सिलेबस होने के बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है जानना। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आ चुका है, ये पढ़ना है आपको विस्तार से। आवर्धन क्षमता के सूत्र की भी स्थापना करनी है। इसके बाद है इसके अथवा में एक न्यूमेरिकल दिया है कि किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, उसका इक्वेशन दे रखा है। एक तो ग्राफ पूछा है, देखिए ग्राफ भी मैं इसको आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। और इसमें वर्ग माध्य मूलमान पूछा है। जब भी इक्वेशन दे रखी है उसकी तुलना कीजिए, तो V0 की वैल्यू हो जाएगी 400। देखिए मैं आपको थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें सबको पढ़ चुके होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा और विस्तार दीजिए और मजबूती के साथ पढ़िए। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 पाई, तो ओमेगा हो गई ये। अच्छा, हमें ओमेगा से मतलब नहीं है क्योंकि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान पूछा, तो ये फॉर्मूला होगा V0/√2। तो क्या करना है 40 में √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दीजिए, भाग कर दीजिए, तो 40/√2 तो या फिर 20/√2 इसे लिख सकते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। तो देखिए आपको पता होना चाहिए प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं थोड़ा सा। अनुचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं। और लोह चुंबकीय दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भी प्रबलता से चुंबकित होते हैं, है ना। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल भी याद रखना है कि प्रत्येक पदार्थ असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। कणों में नाभिक होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो एक धारा लूप का निर्माण करता है और अच्छा गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन वो वृत्ताकार गति के साथ चक्रण भी करता है। और अधिकांश जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। ये चुंबकत्व का परमाणु मॉडल है ना। अच्छा है, याद कर लेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में दिया है, काफ़ी छोटा है। अच्छा, इसका अथवा में जो न्यूमेरिकल दिया है मैं इसे अपने वीडियो के शॉर्ट में बना चुका हूँ, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। स्टडी विद विवेक कुमार को जाके सर्च करिए और आप देख सकते हैं, उसमें शॉर्ट में यही न्यूमेरिकल मैंने किया है, तो आसान रहेगा आपको, आप समझ पाएंगे आसानी से। ठीक है, इसके बाद है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के लक्षणों की तुलना कीजिए। पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। देखिए इस चैप्टर के लिए मैं आपके लिए विस्तार से वीडियो लेकर आने वाला हूँ पीएन संधि डायोड के लिए। तो जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ऊर्जा बैंड है, चालक अचालक अर्धचालक की परिभाषाएँ हैं, अर्धचालकों के प्रकार हैं, निर्जर अर्धचालक हैं, बाह्य अर्धचालक हैं, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पीएन संधि डायोड है, वो सारी मैं आपको उस वीडियो में समझाऊंगा विस्तार से। तो आप उम्मीद है, देखिए यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, या तो अर्धतरंग दिष्टकारी आए या पूर्ण तरंग दिष्टकारी आए, तो इसको तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। इस चैप्टर से अच्छे से 5 नंबर आपको ले लेने हैं। ठीक है, ठीक है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन दिया है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखना है और इसका उपयोग करके एक बिंदु स्रोतावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और आवेश तथा टेस्ट चार्ज से कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो विद्युत में गॉस का नियम लिखना है केवल, इसकी उत्पत्ति नहीं करनी है। तो उत्पत्ति किसकी करनी है, कूलाम के नियम की। कहाँ से करनी है, गॉस के नियम से। मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। अगर नहीं भी किया है आपने तो आप गॉस के नियम वाला चैप्टर जो वीडियो बनाई है मैंने उसे जाके देखिए, आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो गॉस का नियम केवल इतना लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पेपर सेट हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आपके लिए और मज़ेदार वीडियो और अच्छे क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊँगा जल्दी, जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।